सबसे पहले आप जानिए पंचायत चुनाव में पहले चरण की कल की वोटिंग किस तरह की रही। तो आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के पहले चरण का मतदान कल शांतिपूर्ण तरीके से हो गया और कल सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक वोटिंग हुई है। कहीं कहीं पर वोट बहुत जबरदस्त पड़ा और कहीं पर वोटिंग थोड़ा धीमी रफ्तार से पड़ता हुआ नजर आया। शाम 5 बजे तक की वोटिंग की बात करें तो पूरे प्रदेश में 68% मतदान हुआ है। अलग अलग जिलों की बात कर ली जाए अगर तो कल शाम 5 बजे तक की वोटिंग में सबसे अधिक मतदान उत्तरकाशी में हुआ है। 82% मतदान हुआ है उत्तरकाशी में। तो वहीं दूसरे नंबर पर आता है यूएस नगर, यहाँ पर 81% मतदान हुआ। अल्मोड़ा में 59.11%, टिहरी में 59.71%, देहरादून में 78%, पौड़ी में 59%, रुद्रप्रयाग में भी 57%। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि सभी जिलों में 60% के करीब ये आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आया, लेकिन उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग दर्ज की गई। उधम सिंह नगर के बाजपुर में हरिपुरा मतदान केंद्र पर हाथापाई हो गई थी। इस मामले में पीठासीन अधिकारी ने केस दर्ज कराया है और जिला पंचायत सदस्य सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी उमा जोशी और 3 अन्य को नामजद किया है। पुलिस ने बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज किया है। उत्तरकाशी प्रथम चरण की मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद पोलिंग पार्टियां मतपेटियों के साथ विकासखंड पहुंचने के लिए रवाना हो चुकी हैं। कई दूर दराज के जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको समय लगेगा पहुंचने में। पहाड़ी इलाका, बारिश भी हो रही है, लेकिन कई पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य पर पहुंच चुकी हैं। आपको बता देते हैं कि मतपेटी नौगांव, मौरी, पुरोला विकासखंड स्ट्रांग रूम में रखी जा रही हैं। निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। खबर बागेश्वर जिले से, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। चुनाव संपन्न होने के बाद देर रात से लेकर आज सुबह तक पोलिंग पार्टियों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी। मतपेटियां स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी जा रही हैं। एक ओवरऑल जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल से। चमोली से हमारे साथ लाइव इस समय मौजूद हैं। नितिन, सबसे बड़ी बात तो ये कि कल के मतदान में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर देखा जाए तो वो उत्तरकाशी में हुआ है। चमोली में भारी भरकम मतदान हुआ है। मतलब ये कल के ही वोट प्रतिशत में 12 बजे तक का जो समय था उसी में ही उत्तरकाशी ने काफी बढ़त बनाई थी, लेकिन अंत तक शाम के 5 बजे तक अच्छी वोटिंग हुई है। जी, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव के पहले चरण में जिस तरीके से मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है और गांव की सरकार चुनने में जो फैसला दिया है वो तो अब 31 जुलाई को पता चलेगा कि कितना ये कारगर साबित हुआ है। लेकिन मतदान बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से रहा। पहाड़ों में अच्छी खासी वोटिंग कल हुई है। जिस तरीके से मौसम खराब था उसके बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकले। हालांकि सुबह कुछ देर 1 से 1.5 घंटे तक चमोली जनपद की अगर बात करें तो कुछ गांवों में जरूर धीमी गति से मतदान हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता गया। हालांकि कुछ जगहों पर जैसे नीति घाटी के कुछ गांव हैं वहां पे कम प्रतिशत मतदान हुआ है, लेकिन जो निचले मैदानी इलाकों के आसपास यानी कि जो नीचे नीचे के गांव हैं वहां पे बहुत अच्छा मतदान हुआ है। 90%, 88%, 86% मतदान कई गांवों में हुआ है। डुमक कलगोट गांव की अगर बात करें तो यहाँ पे दुर्गम इलाका होने के बाद भी 81% मतदान हुआ है, तो जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। आज अगर बात करें तो पोलिंग पार्टियां सभी दूरस्थ इलाकों से तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचेंगी, चाहे थराली है, देवाल, नारायण बग्गड़ और जोशीमठ की लगभग 258 जो पोलिंग पार्टियां हैं वो आज ब्लॉक मुख्यालयों पर पहुंच जाएगी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आईटीबीपी हो, एसडीआरएफ, पुलिस, इन सभी की ड्यूटियां अब लगाई गई हैं, क्योंकि लंबा समय है, अभी कम से कम 6 दिन और हैं मतगणना होने में, तो ऐसे में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरीके से प्रत्येक ब्लॉक की इस बार जो काउंटिंग है वो ब्लॉक स्तर पर होगी, तो उसके लिए भी व्यापक इंतजाम ब्लॉक स्तर पर देखे गए हैं। अब सभी को इंतजार है दूसरे चरण का, जो कि 28 जुलाई को होना है।
चमोली जनपद में या अन्य जनपदों में भी, तो 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होना है। लेकिन पहले चरण का जो मतदान था उसमें मौसम की सबसे बड़ी चिंता थी, लेकिन मौसम इस तरीके से ज्यादा खराब रहा नहीं और शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन चुनाव कराने में कामयाब रहा। और अब दूसरे चरण के मतदान की जो तैयारियां हैं वो आज से शुरू हो जाएंगी। जी ठीक है, दूसरे चरण की जो मतदान की तैयारियां हैं जो आज से शुरू होने जा रही है, उस पर जरा विस्तार तरीके से समझाइए हमारे दर्शकों को कि अब 28 तारीख को जो मतदान होना है उसके लिए क्या तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी, अगर 28 जुलाई को दूसरे चरण का जो मतदान होना है उसमें 26 यानी कि कल से जो पोलिंग पार्टियां हैं वो फिर दुर्गम इलाकों में चली जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं चमोली जनपद की, तो यहाँ पे दसोली, पोखरी, कानप्रयाग और गैरसैंण विकासखंड के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर कि अब मतदान होना है, तो व्यापक तैयारियां की गई हैं। और अगर अब दूसरे चरण की बात करें तो चमोली जनपद की अब 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर कि सबकी नजर रहेगी। एक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राजेंद्र सिंह भंडारी जहां की रानो सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। उस सीट पर अब सबकी नजर है। इसके अलावा पिलंग में भी, जो कि भाजपा ने ओपन छोड़ी थी, वहां पे भी भाजपा अधिकृत प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो 60 बचाने के लिए अब चमोली जनपद में बीजेपी कांग्रेस के लिए 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं, रानो और पिलंग सीट, तो वहां पे भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हालांकि अब ये फैसला तो बाद में होगा, लेकिन अब दूसरे चरण का जो मतदान है उसमें कई नेताओं की दांव भी साठ पे लगेगी। कई जनपद ऐसे हैं जहां पर कि विधायक के जो अधिकृत प्रत्याशी होंगे वो चुनाव लड़ रहे होंगे, भाजपा जिला अध्यक्ष हो या कांग्रेस जिला अध्यक्ष हो, उनके अधिकृत प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरे चरण का जो चुनाव है वो बड़ा ही आकर्षक वाला चुनाव होगा, और देखने वाली बात यह है कि उसमें कितना मत प्रतिशत बढ़ता है ये भी अब सबके जहन में रहेगा। लेकिन पहले चरण में जहां मतदान प्रतिशत अच्छा हुआ, तो दूसरे चरण में भी उम्मीद है कि अच्छा मतदान प्रतिशत देखा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नितिन सेमवाल। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए गुरुवार को वोटिंग हुई है। पहले चरण का मतदान कल हो चुका है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में अपने गांव नगला तराई में जो मतदान किया उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मतदान के बाद जो इनका एक अलग अंदाज देखा गया वो भी आप देखिए। मतदान करने के बाद देखिए मुख्यमंत्री धामी ये बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। उनका काफिला अचानक से पीलीभीत रोड पर एक भुट्टा भून रहे शख्स की रेहड़ी पर आकर रुक गया, और खुद यहां पर मुख्यमंत्री ने भुट्टा भूना और खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। सीएम धामी ने खटीमा में भारामल मंदिर में दर्शन पूजन भी किए। मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक सीएम धामी ने किया। फिर मंदिर में बैठक करके माला से मंत्र का जाप भी किया। सीएम धामी पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने पूजा पाठ किया, मंदिर में माला जाप भी की। LUCC यानी कि द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। उत्तराखंड में कई जिलों में LUCC ने फ्रॉड किया है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया है। धामी सरकार इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर रही है। LUCC घोटाले के मामले में उत्तराखंड के 4 सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के साथ हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, नैनीताल सांसद अजय भट्ट और टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी ने अमित शाह से मुलाकात की है। लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह किया है कि इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जाए, और जैसा कि जानकारी मिली है कि जो उसके प्रमोटर्स हैं वो विदेश भाग गए हैं, तो हमने माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि तमाम एजेंसियों के माध्यम से, इंटरपोल के माध्यम से उनको भारत लाया जाए, जो हमारे लोगों की मेहनत की कमाई है उसको वसूल किया जाए।
साथ ही ऐसा उदाहरण भी पेश किया जाए कि इस प्रकार से ठगी करने वाले लोगों पे कठोर कार्रवाई हो। उत्तराखंड एसटीएफ ने पंचायत चुनाव में बिकने के लिए आए अवैध हथियारों की खेप को बरामद किया है। यह हथियार मध्य प्रदेश के तस्कर यहां लेकर पहुंच रहे थे और तस्करी के माध्यम से यहां पहुंचाए जा रहे थे। उत्तराखंड के तस्करों ने इन्हें हासिल किया था। उत्तराखंड के अलावा अवैध हथियार यूपी में भी सप्लाई होने थे। इन हथियारों को गौर से देखिए। पिस्टल और माउजर सरीखे सेमी ऑटोमेटिक ये अवैध हथियार बिकने के लिए मध्य प्रदेश से आए थे। गुरुवार को पंचायत चुनाव के प्रथम चरण चुनाव हुए हैं। चुनाव का दूसरा चरण सोमवार को है, जिसमें उधम सिंह नगर भी शामिल है। ऐसे में तस्करों को हथियार का बाजार उधम सिंह नगर में दिखा, लेकिन जिला मुख्यालय रुद्रपुर में वो एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए। 4 तस्करों में से एक पुलिस की पकड़ में आया। इसका ये कहना है कि जो इलेक्शंस में काफ़ी डिमांड थी, इस टाइप से ये लेके आया था कि ये लोकली जो है इसको बेचेगा, रुद्रपुर और आसपास के क्षेत्रों में इसको यहाँ पे बेचने के लिए लाया था। ये असलहे सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि यूपी में भी बिकने थे। अवैध हथियारों की फिनिशिंग देखकर पुलिस को शक है कि मध्य प्रदेश के तस्कर सरताज के सीमा पार भी कनेक्शन हो सकते हैं। ये बुरहानपुर है मध्य प्रदेश में, इंदौर के पास में। वहाँ पे एक सरताज नाम का व्यक्ति है, सरताज सिंह, उससे लेके आए हैं ये वो, और उस एंगल पे हम जांच कर रहे हैं। इस महीने एसटीएफ अब तक 15 से ज्यादा अवैध पिस्टल जब्त कर चुकी है, जिसमें 3 अलग अलग केस शामिल हैं। हर बार हथियार मध्य प्रदेश से लाए गए। कुछ दर्रा मेड यानी बॉर्डर पार के कनेक्शन की आशंका भी जताई जा रही है। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज 18, देहरादून। रामनगर के बाद काशीपुर से खबर, जहां पर रात में ड्रोन उड़ने की खबर से हड़कंप मच गया और यहां के मंजरा लक्ष्मीपुर पट्टी से भी रात को ड्रोन उड़ने की खबरें आ रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ड्रोन से चोर घरों की रैकी कर रहे हैं ताकि चोरी का प्लान बना सके। रात में ड्रोन घुसने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस के सामने कोई ड्रोन नहीं दिखा, लेकिन इलाके के लोग फिलहाल ड्रोन की खबर से डरे हुए हैं। कोटद्वार से खबर, जहां पर दिल्ली के बीच में चलने वाली ट्रेन कोटद्वार आनंद विहार एक्सप्रेस में AC2 का डिब्बा जोड़ा जा रहा है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से ट्रेन में एक डिब्बा AC2 का जोड़ा जा रहा है और इसकी शुरुआत 1 अगस्त से होने जा रही है। स्थानीय व्यापारियों की मांग के बाद सांसद बलूनी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इसके लिए लेटर दिया। $400 उठक बैठक की सजा, अस्पताल की 18 रातें और वो सपना जिसे मेघालय से देहरादून पहुंचा था। युवक को शायद अब अधूरा रह जाएगा। शिक्षा देने वाली जगह जब सजा की जगह बन जाए तो सपने पूरे नहीं, टूटते दिखते हैं। देखिए रिपोर्ट। देहरादून की सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में पढ़ने आए वर्गव बर्मन का सपना एनडीए में जाने का था, लेकिन एक छोटी सी गलती पर उसे ऐसी सजा मिली जिसने उसके शरीर के साथ उसका मनोबल भी तोड़ दिया। टीचर ने उससे जबरन 400 उठक बैठक लगवाई, जिससे उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि अस्पताल में 18 दिन भर्ती रहना पड़ा। ये घटना 4 जुलाई की है। क्लास में बात करने पर शिक्षक जय ने वर्गव और उसके दोस्त को बाहर बुलाया। सहपाठी को छोड़ दिया गया, लेकिन वर्गव से जबरन पूरी 400 उठक बैठक करवाई। अगले दिन उसकी पीठ और घुटनों में सूजन आ गई और वो बिस्तर पर पड़ गया। डर के मारे छात्र ने परिवार को कुछ नहीं बताया। दर्द निवारक दवाओं से काम चलाता रहा, लेकिन जब हालत बिगड़ गई तो पिता मंजीत बर्मन, जो कि एक भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में फायर फाइटर हैं, देहरादून पहुंचे। उन्होंने एकेडमी को ईमेल कर शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन जवाब में सिर्फ माफीनामा मिला। इस महीने मुझे मेरे टीचर जय सर ने बात करते हुए पकड़ लिया था मैथ्स पीरियड में।
और बात करते हुए पकड़े जाने पर उन्होंने मुझे आगे बुलाया, मुझे और मेरे दोस्त को आगे बुला के हमसे पूछा गया कि क्या बात कर रहे थे। तो हमने उस टॉपिक को लेकर सर को बता दिया और उस बात पे सर ने मुझसे 400 सेटअप लगवाया और उसकी वजह से मेरा नी का कार्टिलेज टेयर हो गया है। वहीं पीड़ित पिता ने शिलांग में 0 FIR दर्ज करवाई, जो मामला बाद में देहरादून ट्रांसफर हुआ और थाना वसंत विहार में शिक्षक जय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर ये सजा छात्र को क्यों दी गई और किसके कहने पर। ये मुकदमा 0 FIR में पंजीकृत हुआ है शिलांग मेघालय में। वहाँ से ये हमारे बसंत विहार थाने यहाँ 21 जुलाई 2025 को आया। यहाँ हमारे द्वारा उस मुकदमे का संज्ञान लेके यहाँ मुकदमा जो था उसे अपराध क्रमांक दिया गया है और साथ ही साथ जो CCTV फुटेज है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उसमें भी हमारे द्वारा पत्राचार किया गया है। देहरादून देश की सैन्य राजधानी माना जाता है। यहाँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी की मौजूदगी की वजह से बीते कुछ सालों में सैकड़ों डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हैं, लेकिन इनमें से कई लगातार विवादों में रहते हैं। वहीं न्यूज़ 18 ने एकेडमी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन एकेडमी से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर लगातार हो रही बारिश से जिले के करीब 12 सड़कें खस्ता हाल हो गई हैं। यहां पर बमुश्किल आवागमन करना पड़ रहा है। बसु केदार क्षेत्र और जखौली क्षेत्र में सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर कई जगहों पर स्लाइडिंग जोन बन गए हैं, जबकि कई जगह सड़कें उबड़ खाबड़ होती हुई नजर आएंगी आपको। ऐसे में ग्रामीण जनता को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी के मौरी ब्लॉक से खबर, जहां भारी बारिश से नुकसान की जानकारी मिल रही है। नुकसान अच्छा खासा हुआ है। ये देखिए आपके सामने नुकसान की तस्वीरें हम रख रहे हैं, जहां पर लैंडस्लाइड जब हुआ तो नूरानी में कई घर प्रभावित हुए और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश से सेब का बगीचा पूरी तरह से नष्ट हो गया। अधपके सेब गिर गए और सेब की खेती से प्रभावित हो गई। उधर उत्तरकाशी में केदारनाथ के बाद अब बद्रीनाथ और आदि कैलाश के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री धामी ने इसके आदेश दिए हैं और जल्द ही तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर की शटल सर्विस मिलने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए सबसे ज्यादा यात्री हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केदारनाथ के बाद जहां बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा यात्री पहुंचते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश यात्रा ने भी जोर पकड़ा है। इसी को देखते हुए बद्रीनाथ और आदि कैलाश के लिए हेलीकॉप्टर शटल सर्विस शुरू करने की तैयारी है, ताकि बॉर्डर से सटे इन दोनों धामों में आसानी से यात्री पहुँच सकें। पिथौरागढ़ से आदि कैलाश की 190 किलोमीटर की 12 घंटे की दूरी सिर्फ 20 मिनट में पूरी होगी। इस साल अब तक 25,000 से ज्यादा यात्री आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होने से यात्रियों को बड़ी सहूलियत होगी। स्पेशल फोकस की अगर हम बात करें तो आदि कैलाश को एक इम्पॉर्टेंट हब के तौर पे या इम्पॉर्टेंट टूरिज्म सेंटर के तौर पे देखे जाने के लिए पिथौरागढ़ से विंटर सीजन में या सीजनल बेसिस पे वहाँ पे एयर कनेक्टिविटी दिए जाने को लेकर है। बद्रीनाथ धाम के लिए भी जोशीमठ और देहरादून से हेली सर्विस की प्लानिंग है, जिसमें देहरादून और बद्रीनाथ की 300 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे के बजाय सिर्फ 1 घंटे में सिमट जाएगी। इस बार केदारनाथ में 14 लाख यात्री तो बद्रीनाथ में 11,90,000 यात्री पहुंचे हैं। ऐसे में अगले साल मास्टर प्लान का काम पूरा होने के बाद बद्रीनाथ में यात्रा बढ़ेगी तो यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त बद्रीनाथ को भी हम लोग शटल के लिए ट्राई कर रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम को भी हम कनेक्ट कर सकें जोशीमठ से, और देहरादून जोशीमठ को भी उसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया है। केदारनाथ में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा यात्री
हेलीकॉप्टर से यहाँ धाम तक पहुँचते हैं, जबकि यहाँ घाटी में हालात बेहद कठिन हैं। लेकिन बद्रीनाथ और आदि कैलाश का हेलीकॉप्टर रूट इतना मुश्किल भरा नहीं है। ऐसे में देश दुनिया के यात्री हेलीकॉप्टर से यहाँ तक पहुँच सकें, इसी प्लान पर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उधर चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा हुआ है। पहाड़ी से टेम्पो ट्रैवलर पर बोल्डर गिर गया है। भनेर पानी में देखिए भारी भरकम बोल्डर पहाड़ी से नीचे आके इस ट्रैवलर के आगे के हिस्से में गिरा, जहां पर आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए ब्लर करके दिखा रहे हैं। आगे के केबिन में ड्राइवर भी फंसा हुआ था, जिसे बाहर निकाल लिया गया, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उधर रामनगर के सुंदरखाल गांव में ढिकुली राजकीय इंटर कॉलेज जा रही स्कूली बच्चों से भरे हुए टेम्पो को एक तेज रफ्तार कार ने गर्जिया मंदिर के पास जोरदार टक्कर मारी है। इस भीषण हादसे में गनीमत रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बच्चों को चोटें आई हैं। कुछ बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन कुछ बच्चों की हालत गंभीर है। 2 बच्चों को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि बस का ड्राइवर और एक बुजुर्ग शख्स भी घायल हुए हैं। पास के अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। उत्तराखंड में इस बार मानसून सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि बिजली का संकट भी लेकर आया है। जी हां, प्रदेश के 700 से ज्यादा गांव में बिजली आपूर्ति ठप हुई थी। हालांकि ज्यादातर जगहों पर बिजली बहाल हो चुकी है, लेकिन अब भी कई गांव अंधेरे में हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में भारी बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इससे बिजली व्यवस्था भी अछूती नहीं रही। प्रदेश के 700 से ज्यादा गांवों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। बारिश से कई इलाकों में ट्रांसफार्मर बह गए, पोल टूट गए और कई जगह लाइनें पूरी तरह ध्वस्त हो गईं। हालांकि विभाग की ओर से ज्यादातर गांवों में आपूर्ति बहाल कर दी गई, लेकिन अब भी करीब 24 से ज्यादा गांव अंधेरे में डूबे हैं। तो इसको बिजली का जो सीन रहा, बिजली की लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई थी पूरी तरह। तो फिर थोड़ा बहुत उन्होंने एक फेस पे थोड़ी लाइट शुरू की और बाकी अभी स्थिति बड़ी ख़राब है लाइट की। तो अभी डीएम साहब के आदेश पे कोटी से बटोली जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। उसमें रहा उम्मीद जगी है कि यदि ये लाइन उधर से जुड़ती है तो इससे नाला, पेड़, खाला थोड़ा सा बच पाएगा। बारिश से सिर्फ गांव ही प्रभावित नहीं हुए, बल्कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। लाइनों की मरम्मत, नए उपकरणों की खरीद और सप्लाई में रुकावट से विभाग को तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यूपीसीएल अधिकारियों के मुताबिक कुछ दूर दराज के क्षेत्रों में अब भी मरम्मत का काम जारी है। जब से मानसून शुरू हुआ है, करीब लगभग 6 करोड़ 34 लाख का डैमेज हुआ है, जिसमें हमारे करीब 765 गाँव अफेक्टेड थे। पूरे उसमें जो पीरियड में बता रहा हूँ मैं, उसमें से लगभग अधिकतर गांव हमारे रिस्टोर हो चुके हैं। उत्तराखंड में बरसात का मौसम हर साल बिजली व्यवस्था के लिए चुनौती बनता है। इस बार भी अब तक हुई बारिश ने बिजली व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। अब देखना होगा कि बाकी गांवों तक रोशनी पहुंचने में विभाग कितना तेज काम करता है। न्यूज़ 18 के लिए विकासनगर से कुलदीप के साथ देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट यानी कि जिम कॉर्बेट की आज 150वीं जयंती है। नैनीताल में जन्मे इस मशहूर शिकारी और पर्यावरण प्रेमी को छोटी हल्द्वानी के लोग 1.5 सदी बाद भी श्रद्धा से याद करते हैं। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। काला ढूंगी के पास स्थित छोटी हल्द्वानी गांव को 1915 में जिम कॉर्बेट ने बसाया था। हालांकि अब ये गांव नगर में शामिल किया जा चुका है। जिम कॉर्बेट ने कई बार अपनी किताबों में भी इस जगह का जिक्र करते हुए लिखा है, जिसके चलते यहाँ हर साल जिम कॉर्बेट की यादों से खुद को जोड़ने हजारों पर्यटक आते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है।
हर साल बढ़ रहे रोजगार और सरकार की रोजगार परक नीतियों के चलते यहाँ करीब 2 दर्जन होम स्टे अस्तित्व में आए गए हैं। यहाँ रुककर सैलानी जिम के गांव से पूरी तरह रूबरू होते हैं, साथ ही यहाँ विभिन्न एक्टिविटी में भी शामिल होते हैं। कॉर्बेट ने 1915 में छोटी हल्द्वानी गांव बसाया था। उनकी आज भी यहाँ पर काफी विरासतें हैं जिनको यहाँ पर पर्यटक देश विदेश से देखने के लिए आता है, जिससे छोटी हल्द्वानी में पर्यटन बढ़ भी रहा है, जिससे छोटी हल्द्वानी के में एक रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ी हुई। और जिम कॉर्बेट की अपनी एक कहानी है। जिम कॉर्बेट यहाँ पर रहते थे, उन्होंने किताबों में यहाँ को इस छोटी हल्द्वानी काला ढूंगी को लिखा हुआ है, तो इससे यहाँ पर टूरिज्म चल रहा है और ये हमारे लिए हम बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम इस साल जिम कॉर्बेट का 150वां जन्मदिवस मना रहे हैं। कॉर्बेट प्रशासन के जिम में जिम कॉर्बेट का छोटी हल्द्वानी स्थित घर है, जो एक म्यूजियम के रूप में है। यहाँ के लोगों की अच्छी लाइफस्टाइल के लिए कॉर्बेट प्रशासन द्वारा यहाँ 2007 में इको टूरिज्म एक्टिविटी शुरू की गई, जो अब बेहतर रूप लेती जा रही है। हमारे यहाँ हमारी तरफ से उनके सहयोग के साथ एक छोटी हल्द्वानी ग्रामीण विकास समिति का गठन किया गया है, जिसमें वहाँ के लोकल जो ग्रामीण हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है और उनको नेचर गाइड की ट्रेनिंग, उनके जो होम स्टेज जो वहाँ पर बनाए गए हैं उसका अपकीप, उसकी ट्रेनिंग वगैरह कॉर्बेट प्रशासन द्वारा दिलाई जाती है। और कई तरह की इवेंट्स हम उनके साथ करते हैं ताकि जो बिजनेस वहाँ पर है वो भी बढ़ सके। रामनगर, हल्द्वानी और नैनीताल के बीच स्थित छोटी हल्द्वानी के कदम अब टूरिज्म की ओर पंख फैलाने को तैयार है। ऐसे में पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती पर उन्हें सादर नमन। न्यूज़ 18 के लिए काला ढूंगी से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।